मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। पांडे जी के साथ में इस समय भैया ये बागी बलिया में है पांडे जी, और यहाँ पे जो साइबर अपराध के जो इंस्पेक्टर सर है आज हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में भैया बैठे हुए हैं। तो आज इनसे पूछते हैं कि साइबर अपराध क्या है, किस तरीके से होता है, किस तरीके से अपराधी फंस जाते हैं जाल में। उसी विषय पे आज सर से चर्चा करेंगे। धन्यवाद पांडे जी। मैं जनपद बलिया का साइबर थाने का इंचार्ज हूँ। मेरा नाम इंस्पेक्टर नदीम अहमद फरीदी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की डेट में सबसे जो ज़्यादा अपराध हैं वो साइबर अपराध से संबंधित हो रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छे विषय के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले आपके सुनने वालों को बता दूँ कि साइबर अपराध उसे कहा जाता है, ऐसा अपराध जिसमें इंटरनेट के माध्यम से अपराध किया जाए। साइबर अपराध के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला इंटरनेट और दूसरा उपकरण। उपकरण में मोबाइल हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका टैबलेट हो सकता है, आपकी डिजिटल वॉच हो सकती है। तो साइबर अपराध के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, पहला इंटरनेट और दूसरा उपकरण। आज के समय में सबसे अधिक होने वाले साइबर अपराध कौन कौन से हैं? हम साइबर अपराधों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला फाइनेंशियल फ्रॉड, जिसमें अपराधी पीड़ित की धनराशि की क्षति करते हैं, उनसे किसी न किसी तरीके से धनराशि जो है ट्रांसफर कर लेते हैं, उनसे जो है ले लेते हैं, उनके साथ में ठगी कर लेते हैं। दूसरा अपराध होता है सोशल मीडिया संबंधी अपराध। सोशल मीडिया संबंधी अपराध जो है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपके, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि, इन सभी के माध्यम से जो अपराध घटित करते हैं उनको हम सोशल मीडिया संबंधी अपराध कहते हैं। इस तरीके से अपराध हमारे साथ में दो प्रकार के हो गए, फाइनेंशियल फ्रॉड और साइबर अपराध, सोशल मीडिया संबंधी अपराध। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए आम नागरिक को क्या सावधानी रखनी चाहिए? ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए आम आदमी को, जैसा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 वर्ष पहले अपने संबोधन में कहा था कि स्टॉप, थिंक और एक्ट। जब भी आपके पास में किसी भी प्रकार का कॉल आए, मैसेज आए, तो सबसे पहले आप 2 मिनट के लिए विचार करिए, रुक जाइए, स्टॉप कर दीजिए, उसके बाद में विचार करिए। बेहतर हो सकता है कि अगर कॉल करने वाले ने आपको बताया है कि आपसे संबंधित कोई परिचित है जो अस्पताल में भर्ती है, या उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है, या कोई अन्य प्रकार का उसने लोभ या लालच आपको दिया है, तो बेहतर होगा कि सबसे पहले आप रुक करके उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। उसके बाद में आप थिंक, थोड़ा सा सोचिए, विचारिए। जब इन दोनों चीजों में आप पाते हैं कि दोनों चीजें सही हैं, तब आपको जो है एक्ट करना चाहिए। स्टॉप, थिंक और एक्ट साइबर अपराध से बचने का सबसे आसान सूत्र है। अगर किसी के साथ साइबर ठगी हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर किसी के साथ में सब कुछ उपाय करने के बाद में भी अगर साइबर ठगी हो जाती है, तो भारत सरकार का मंत्रालय द्वारा I4C द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 1930 और वेबसाइट भी है www.cybercrime.gov.in। इस पर जाकर के आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको मिनिमम 4 चीजों की जरूरत होगी। पहला, एक छोटा सा संक्षेप का प्रार्थना पत्र। दूसरा, आपके पास में एक आपका आधार कार्ड होना चाहिए, उसका भी आप PDF बना लीजिएगा। तीसरा, जिस दिन आपके साथ में घटना घटित हुई है उस दिन का बैंक स्टेटमेंट। इनको जब आप, अगर छोटी छोटी सी चीजें इनको आप फिलअप करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से बिना थाने या बिना चौकी पर गए हुए अपनी समस्या को ऑनलाइन तत्काल नोट करा सकते हैं। क्या साइबर फ्रॉड में खोया हुआ पैसा वापस मिल सकता है? बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। साइबर फ्रॉड में खोया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। जैसा कि मैं यहाँ पर पिछले विगत 1 साल से हूँ, और 1 साल में हमारे यहाँ
जो फ्रीज धनराशि है वो जनपद बलिया की हमने करीब 32-33% जो है, जो लोगों के जो फ्रीज धनराशि थी जो साइबर ठगी में चली गई थी, उसको हमने बैंक में फ्रीज करवाया है। आजकल केंद्र सरकार द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें अगर किसी के साथ में 50,000 रुपए तक की धनराशि का फ्रॉड होता है तो उसको कहीं FIR लिखवाने की जरूरत नहीं है, किसी न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है। एक पोर्टल है जिसका नाम है MRM पोर्टल, जिसको कहते हैं मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल। उस पोर्टल में जाकर के आप अपनी प्रॉब्लम को रेज कर दीजिए और आपका जो पैसा है वो 1 महीने के अंदर छोटा सा उसमें कागजी कार्रवाई होगी, जिसमें मुश्किल से आपका 10-20 रुपए का मात्र जो है खर्चा होगा और आपकी जो धनराशि, जो फ्रीज धनराशि है, वो वापस आपके खाते में लौट आएगी। सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने पे क्या कदम उठाने चाहिए? सोशल मीडिया मोबाइल अगर आपका हैक हो जाता है तो सबसे पहले तो देखिए कि सोशल मीडिया मोबाइल आपका हैक होता क्यों है। कोई ना कोई आपको फाइल, जिसको हम व्हाट्सएप पर के ऊपर कोई फाइल आती है जिसके लास्ट में अगर लिखा हुआ है .apk, अगर किसी एक रिमोट फाइल होती है और इससे जो सारा एक्सेस है आपका सोशल मीडिया संबंधित, वो जो है अपराधी के पास में चला जाता है। तो सबसे पहले अगर आपके पास में कोई फाइल अगर आती है जिसके लास्ट में .apk लगा हुआ है तो उस फाइल को किसी भी कीमत पर आप डाउनलोड न करें, न किसी दूसरे को ही भेजें, पहली बात। दूसरी बात, अगर माना गलती से आपने डाउनलोड हो ही गई है तो तत्काल, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि साइबर अपराध के लिए इंटरनेट का होना बहुत जरूरी है। आप अपने मोबाइल का इंटरनेट को बंद कर दीजिए, दूसरी बात। तीसरी बात, फाइल सेक्शन में जा करके उस APK फाइल को जो है वहीं से डिलीट मार दीजिए। चौथा कदम आपको ये उठाना है कि जो आपका मोबाइल का सिम है उसको निकाल करके 1 घंटे के लिए कम से कम उसको अलग जो है निकाल करके रख दीजिए और 1 घंटे बाद में पुनः जो है मोबाइल को अपना जिस तरीके से था वो उसको चालू कर लीजिए। ये इसका सिंपल सा तरीका है। OTP, UPI और बैंकिंग फ्रॉड से कैसे बचें? OTP, UPI, जैसा कि आप जानते हैं कि जो साइबर अपराधी हैं वो अनवांटेड आपको मैसेज भेजते रहते हैं। उस अनवांटेड मैसेज में ही OTP भी छिपा रहता है, लेकिन जो भी OTP होता है वो स्वयं अपने आप में बताता है कि मैं क्या हूँ। वो जब आपके पास में कोई अपराधी OTP भेजता है तो उस OTP के लास्ट में ही लिखा रहता है कि इस OTP का पर्पस क्या है, उसने पैसे मंगवाने के लिए भेजा है या किसी अन्य काम के लिए भेजा है। तो अगर आपके पास में OTP किसी ने भेज दिया है तो सबसे पहले तो उसको आप डिलीट कर दीजिए, किसी को भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपकी जान पहचान का वो व्यक्ति नहीं है तो उसको फॉरवर्ड भी करने की जरूरत नहीं है। इसमें बचाव ही आपका, इसमें जो है आप जो है क्या कहते हैं, अवेयरनेस ही आपका बचाव है। जी, बच्चों और युवाओं को साइबर सुरक्षा के बारे में क्या सलाह देंगे? बच्चों और युवाओं को मैं साइबर सुरक्षा के बारे में यही सलाह दूंगा कि हमारे जो भाई बहन हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, यानी अगर बच्चों की उम्र उनकी 7 साल तक की है तो सबसे पहले तो प्रयास करें कि 7 साल के बच्चे तक को मोबाइल उनके हाथ में देना ही नहीं चाहिए। अभी जो नई स्टडीज हुई है उसको ये पाया जा रहा है कि हम भारतीय लोग अपने छोटे बच्चों को गेम के साथ में या अन्य रील वगैरह उनको दे देते हैं तो वो लगातार उसको स्क्रॉल करते रहने की वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर लैक ऑफ कंसंट्रेशन आ गया है, पहली बात। दूसरा, उनके अंदर एंजाइटी क्रिएट हो गई है, वो तमाम प्रकार की चिंताओं में हो गए हैं, चिड़चिड़ापन आ गया है। तो सबसे बेहतर ये होगा कि 7 साल तक का अगर हमारा बच्चा है तो प्रयास करें कि उसको मोबाइल बजाय देने के उसको हम बाग बगीचे में ले जाएं, उसको फिजिकल गेम्स खिलवाएं, उसको झूले खिलवाएं, उसको मेले दिखवाएं, लेकिन उसके हाथ में मोबाइल न दें। और अगर किसी मजबूरीवश अगर आप देते भी हैं तो जितना कम से कम उसको समय हो सकता है उतना उनको दें। यही बात मैं युवाओं से भी कहूँगा कि जैसा कि युवाओं के अंदर आजकल, जैसे पुराने ज़माने में नशा होता था कि कोई आदमी सिगरेट पीता था, कोई शराब पीता था, जिसको हम शराब का नशा, सिगरेट का नशा और आदि नशा कहते थे, जिसको हम अंग्रेजी में कहते थे एडिक्ट। आजकल हमारी युवा जो है वो एडिक्ट हो गए हैं, यानी उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एडिक्शन हो गया है, वे बिना मोबाइल के रह नहीं पा रहे हैं। तो इसकी वजह से उनके अंदर भी अवसाद, कंसंट्रेशन की कमी इत्यादि जो है तमाम तरीके के रोग हो जा रहे हैं।
जिससे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन में जाने के बाद में वो अपने साथ में भी कई बार हानि जैसा या गलत कदम उठा लेते हैं। अगर आम लोगों के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा संदेश क्या है? आम लोगों के लिए मेरा साइबर सुरक्षा संदेश यही है कि नंबर 1 चीज कि मोबाइल बहुत ही अच्छी चीज है। इस मोबाइल का इस्तेमाल आप कम्युनिकेशन यानी बातचीत के लिए करें, दूसरा इंफॉर्मेशन के लिए करें, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल हम ज्यादा जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, उससे हमारे अंदर जो है तमाम तरीके की जो है बीमारियां जो है जन्म ले रही हैं। तो मोबाइल का इस्तेमाल जहां बेहतर हो सके वहां पढ़ाई के लिए करें, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए करें। और अगर क्या कहते हैं, इनसे जो है बहुत ज्यादा देर तक जगने में, तो एक नई टर्म जो आजकल आई है उस टर्म को मैं हर जगह बताता हूँ। वो जैसे पुराने जमाने में पेट वगैरह से के रोगों से बचने के लिए लोग उपवास रखते थे, तो उसी तरीके से आजकल डिजिटल उपवास रखने की जरूरत है। लोग अधिक से अधिक डिजिटल उपवास रखें। अपने मोबाइल को रात में जब वो 10 बजे 11 बजे जब सोते हैं तो मोबाइल को अपने तकिए से दूर रखें, ताकि ऐसा ना हो कि रात में जब आपकी नींद खुली आप मोबाइल को स्क्रॉल करके देखने लगे। आप पीसफुली कंसंट्रेट होकर सोएं, ताकि हमारे देश के आप न केवल आपका एक अच्छा योगदान समाज के प्रति, अपने शहर के प्रति और अपने देश के प्रति हो सके। यही मेरा युवाओं से और हमारे आम नागरिकों को संदेश है। साइबर अपराधियों को पकड़ने में पुलिस किन तकनीकों का उपयोग करती है? साइबर अपराध को पकड़ने के लिए अब चूंकि मैं बहुत ज़्यादा तकनीक पर यहाँ पर नहीं जाऊँगा, चूंकि मेरा जो काम है तो उसका आपके इस प्लेटफॉर्म का मिसयूज अपराधी भी कर सकते हैं। तमाम सरकार ने हमारे पास में बहुत से इक्विपमेंट का हमको दिए हैं, तमाम पोर्टल वगैरह दिए हैं, जिनका हम इस्तेमाल करके साइबर अपराधियों की तक जो है हम पहुँच जाते हैं और हम पता लगा पाते हैं कि किसके खाते में पैसा गया था और किस आदमी ने किस संसाधन का प्रयोग करके किसी को कॉल किया था, मैसेज किया था, इत्यादि इत्यादि। चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।